अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़्निदनी इल्मा। अच्छा जी, स्प्रिंग 23 के लिए हम बैठे हैं। वालेकुम सलाम। और आज का जो एजेंडा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के दिन हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे, स्पेशली उन चीज़ों पर बात करेंगे जो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है MFA के पेपर को पास करने के लिए। अच्छा, एजेंडा आज का हमारा क्या होगा, हम पहले एजेंडा लिख लेते हैं। जैसे हमने क्या कहते हैं कॉस्टिंग में भी बात की थी। कैफ 6 MFA का जो आज हमारा पोस्ट सेशन है, इसमें पहला तो एजेंडा ये होगा कि चैलेंजेस ऑफ MFA के क्या चैलेंजेस हैं। सेकंड पे रीजंस, पॉसिबल रीजंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू पास ऑटम 22 एग्जाम। ऑटम 22 का पेपर क्यों पास नहीं हुआ, क्या रीजन हो सकता है, ये देखेंगे। फिर हमारी स्टडी अप्रोच क्या होनी चाहिए, और अगर टाइम बचा तो ग्लैंस ये ओवरव्यू कर लेंगे ऑटम 22 के पेपर का। ये हम साथ में भी कर सकते हैं, ऑटम 22 के पेपर का ओवरव्यू हम साथ में भी कर सकते हैं। बीच में किसी पॉइंट पे जरूरत पड़ेगी तो मैं वहां भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा, पहले तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या लगता है आपको MFA के चैलेंजेस क्या हैं, व्हाई MFA इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर पेपर। अच्छा, एक और बात, कितने लोग ऐसे हैं हम में से आज, मैं नाम नहीं लूंगा, कितने लोग ऐसे हैं हम में से आज, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने एक बार MFA दिया है कम से कम ऑटम 22 में। यस कर दें, सिर्फ यस बोल दें, मैं नाम नहीं लूंगा। कितने लोग ऐसे इन्होंने MFA ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, और ओके, और सही है, ठीक है, यस, ओके ओके ओके, एक अटेम्प्ट हुई है, ओके ओके, ठीक है, ऑटम 22 में दिया था, ठीक हो गया, ओके सही है, नाम नहीं ले रहा मैं किसी का, ठीक है। अच्छा यार, एक बात तो तय है कि देखें, जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ। वालेकुम सलाम। देखें, अब जो हो गया उसको चेंज नहीं कर सकते, मगर हमने अब इस जो अटेम्प्ट आ रही है ना स्प्रिंग 23, इसको अपनी आखिरी अटेम्प्ट बनाना है। तो भाई, चाहे पिछली MFA की एक अटेम्प्ट हुई है, 2 अटेम्प्ट हुई है, मुझे से गलत नहीं है, मुझे इस पे बाद स्प्रिंग 23 लास्ट अटेम्प्ट चाहिए आप सबकी, समझ रहे हैं। तो मेहनत करनी होगी हमें इंशाल्लाह, और मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हम जो है वो कोई भी जो है ना चीज छोड़ दें। वी नीड टू, जैसे कहते हैं ना कि ट्राई आवर लेवल बेस्ट वंस अगेन। खैर हो गई यार, ठीक है। तो मैं अभी रीजन से बात करूंगा क्या हुआ। तो क्या रीजन लगता है आप लोगों को वैसे, एनीवन, कोई एक रीजन बताएं, आपको क्या लगता है चैलेंजेस क्या हैं MFA के अंदर, चैलेंजेस क्या हैं। क्या चैलेंजेस हैं, थ्योरी चैलेंज है, अच्छा, और फिर हम ये बात करते हैं रीजंस क्या हो सकते हैं, इनको कैसे रिजॉल्व करें, ये भी बात करनी है। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस एंगल से, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का मसला रहता है, ओके। और अच्छा, एक तो मसला ये है कि मल्टीपल टेस्टिंग एरियाज, MFA के अंदर मल्टीपल टेस्टिंग एरियाज कौन से हैं जी। इसके अंदर कॉस्टिंग का एरिया भी है लिमिटेड सा, जो पहले कॉस्टिंग में होता था। इसमें कुछ BFD का एरिया भी है, जो आगे जाके BFD में मिलते हैं डिटेल में, मगर अभी इन्होंने इनिशियल लेवल पे रख दिया है, ऐसा ही है। इन्होंने इसके अलावा थ्योरी रख दी है, इन्होंने इसके अलावा जी IT रख दिया है, QT रख दिया है, मैथ्स रख दिया है, एथिक्स रख दिया है। तो इतना मल्टीपल, जिसे कहते हैं ना कि चीजें पूछी गई हैं कि यस, इट्स अ वेरी डिफरेंट टॉपिक फ्रॉम अदर टॉप फ्रॉम इट्स अ वेरी डिफरेंट पेपर फ्रॉम अदर्स। अच्छा, इसके पीछे मैं एक और बात भी कर रहा हूँ, हम ही बात करते हैं। राहुल, ये आ रहा है आगे सवाल ना पॉसिबल रीजंस में। एक बात मैं आपको थीम बता दूं, इसकी थीम ये है कि क्योंकि मैं, आपको पता है, मैं अपना क्विकली बैकग्राउंड दे दूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कैफ 3 पढ़ाता हूँ CMA, जो ग्रुप A का पेपर है आपके कैफ का। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह कैफ 6 MFA जिसकी क्लास चली है, ये पेपर पढ़ाता हूँ, ये 100% अगेन ग्रुप B का पेपर है। फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह CA फाइनल का CFAF4 BFD पढ़ाता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी 100% कोर्स पढ़ाता हूँ मैं, 100%। तो मैंने एक चीज नोट की MFA से रिलेटेड, इस टाइम में नहीं, 1 साल पहले जब MFA नया नया आया था, तो मैं CFAP3 पढ़ाता हूँ, जो थ्योरी का पेपर है, SPM लिमिटेड, मतलब शेयरिंग में पढ़ाता हूँ। एक और टीचर है मेरे साथ शेयर करते हैं ये वाला
पेपर, और लास्ट में फिर मैं बढ़ाता हूँ MSA2। तो अगर आप गौर करें CA का आखिरी पेपर MSA2 होता है, एग्री करेंगे, आखिरी पेपर MSA2 होता है, तो आखिर तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रेजेंस मौजूद है। तो मैंने ये फील किया था कि जो MFA का पेपर है ना वो क्यों आया है जिंदगी में, क्योंकि पहले तो MFA का पेपर था नहीं। प्रॉब्लम ये है कि MSA2 के 2 पार्ट्स हैं। MSA2 के अंदर 2 मेन एरिया है, इवन तो उसके अंदर 1-2 एरिया और भी टैक्स वगैरह के, COCG के, मगर MSA2 के अंदर एक एरिया आ रहा होता है CFAP 4 BFD से, और एक एरिया होता है CFAP 3 SPM से। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि CFAP 4 और CFAP 3 का अपना मिजाज है, MSA2 सिनेरियो बेस्ड होता था। सिनेरियो बेस्ड का मतलब है कि इसकी अपनी एक वर्डिंग होती थी, इसका अपना एक तरीकेकार होता था। अच्छा, और एक और मसला ये होता था, BFD का भी कोई बेबी पेपर नहीं था, MSA2 का कोई बेबी पेपर नहीं है, CFAP 4 का कोई बेबी पेपर नहीं है, CFAP 3 का बेबी पेपर था BMS। तो उन्होंने क्या किया कि पहले इसका तो बेबी पेपर मौजूद था BMBS, इन्होंने अब इन दोनों का एक बेबी पेपर निकाल लिया जिसका नाम है CAF6 MFA। और थोड़ा बहुत स्टाइल जो मैं समझता हूँ, थोड़ा बहुत स्टाइल इन्होंने MSA2 से पिक किया कि MSA2 में भी आप देखें 2 चीजें आ रही, BFD भी आ रहा है और SPM भी आ रहा है। तो एक ही पेपर में 2 चीजों का फ्लेवर आपको एक ही पेपर में मिलता है पूरे CA में, वो है MSA2। MSA2 इज द ओनली पेपर जहां पे आप देखेंगे कि आपको ये 2 चीजें मिलेंगी जो MFA के अंदर आ रही है। बाकी आगे CFAP का कोई अलग अलग पेपर है, BFD इज सेपरेट पेपर, SPM इज सेपरेट पेपर, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ ऑब्वियसली ये तीनों चीजें, इसलिए मैं आपसे ये बातें बहुत डिटेल में कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो MSA2 का एक MFA का एक मिजाज है, तो मल्टीपल टेस्टिंग एरियाज हैं इसमें, ठीक है। और ये क्यों पेपर आया दुनिया में, इसकी वजह ये थी कि इन्होंने इसका बेबी पेपर बनाना था, इसका बेबी पेपर बनाना था, और MSA2 का एक फ्लेवर पहले से डालना था। तो अब आप जब CAF6 के बाद, मतलब मैं इसलिए भी कहूंगा कि यार जो लोग अनफॉर्चुनेटली पास नहीं कर सके उनके लिए एक मोटिवेशन ये कि अगर आप खुदा ना खासा MFA यहाँ पे पास नहीं कर सके हो, तो ये आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आप MFA को यहाँ पे पक्का करो, क्योंकि MFA के अंदर बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो BFD में मिलेंगे, MFA के अंदर बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो खाली BFD में नहीं, CFAP 3 में भी मिलेंगे आपको। तो आपको MFA से BFD में भी इंशाल्लाह फायदा होगा। 100% कोर्स में पढ़ाता हूँ, मेरिट भी आया हमारे स्टूडेंट का दिसंबर 21 में। हमारे स्टूडेंट ने साद बिन सोहेल ने पाकिस्तान वाइड सबसे ज्यादा मार्क्स यानी कि मेरिट सर्टिफिकेट स्कोर किया था। और फिर इसके बाद CFAP 3 में भी हेल्प करेगा आपको। और लास्ट बट नॉट लीस्ट MSA2 के अंदर भी ये सारी थ्योरी जो आप पढ़ते हो ना, ये पोर्टर 5 फोर्सेस, सही है ना, ये बोस्टन मैट्रिक्स, सही है, ये इसके अलावा वैल्यू चेन एनालिसिस जो पेपर में भी आया था, सही है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये सारी की सारी चीजें अगर आप MSA2 का पोर्टल देखेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं हम वो भी चीज सिखा रहे होते हैं, इवन तो एक बड़े कॉन्टेक्स्ट में, एक बड़े लेवल में। मगर कहने का मतलब है कि आप अगर यहाँ पे अपनी चीजें पक्की करते हो तो ये डीमोटिवेशन नहीं है। कॉस्टिंग में एक डीमोटिवेशन है कि कॉस्टिंग आगे कहीं नहीं मिलता, मगर MFA में एक मोटिवेशन ये है कि भाई अगर आपने यहाँ पे अच्छा पढ़ लिया तो आपको फायदा होगा। और देखिए ये एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आप फुल टाइम स्टूडेंट नहीं होंगे, यहाँ पार्ट टाइम स्टूडेंट होंगे, एग्री करें। पार्ट टाइम स्टूडेंट का मतलब क्या है कि आप फर्म में होंगे, आपकी जो है आर्टिकलशिप चल रही होगी, तो आप पार्ट टाइम स्टूडेंट होंगे, तो उस वक्त आपके पास वैसे ही कमबैक करना मुश्किल होता है। यहाँ कमबैक करना आसान है, जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं उनको पता है कमबैक का क्या मतलब होता है, क्रिकेट का स्पोर्ट फॉलो करते हैं। So if you are unable to pass your MFA, then please don't take it as a negative यार, don't take it as a positive, take it as a investment कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अगले पेपरों के लिए, आप आसानी कर रहे हो अगले पेपरों के लिए, ठीक है ना, बात समझ आई आपको, बिल्कुल। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो एक तो चैलेंज ये मल्टीपल एरियाज है, ठीक है जी, ये एक चैलेंज है बिल्कुल। दूसरा क्या है, चैलेंजेस MFA के, उसको ओवरकम कैसे करने से बात करेंगे। और क्या इशू है जी, बिल्कुल सही है कि इसमें आपका एक और मसला आता है, पुअर टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम्स, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम्स, ये एक मसला आ रहा है। काफी लोग, अभी मैं बात भी करूंगा पॉसिबल रीजंस में, ये एक रीजन बिल्कुल मिला है आपको। और क्या मसला है MFA का, हाँ और क्या इशू, रिवीजन, डिफिकल्टी इन रिवीजन, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं रिवीजन कैसे करें, ठीक है। और रेमेडीज क्या होंगी इसकी, रेमेडीज से बात करते हैं। और ये एक और सवाल है, और बताएं और क्या मसला है। MCQs, वेरी गुड, MCQs नहीं हो पा रहे सर, MCQs मुश्किल आ रहे सर, MCQs का क्या करें, MCQs का टोटका हमने बताया इस बार, सरप्राइज एलिमेंट है आप लोगों के लिए। अच्छा भाई, इसका तो जवाब ये है कि जब आपको मल्टीपल टेस्टिंग एरियाज आ रहे हैं ना, तो मल्टीपल टेस्टिंग एरियाज का एक ही हल है, वो ये है कि कंप्लीट कवरेज। आखिर तक लोग पूछ रहे होते हैं सर ये छोड़ दें, ये पकड़ लें, ये कर लेते हैं, ये रहने देते हैं, नहीं नहीं नहीं, कंप्लीट कवरेज। और दोनों पेपर इस बात का मुंह बोलता सबूत है, स्प्रिंग वाइज, ऑटम वाइज, इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि एग्जामिनर कुछ नहीं कर रहा।
अच्छा थ्योरी की बात करते हैं, बिल्कुल थ्योरी पे बात करूंगा अभी। अच्छा टाइम मैनेजमेंट को कैसे करें, टाइम मैनेजमेंट के लिए आप प्रैक्टिस करें, रिटन प्रैक्टिस। थ्योरी का एक मसला ये आ रहा है, अब मैं आपको एक असल चीज बताता हूँ। अच्छा एक बात मुझे बताएं, जो लोग अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हो सके, आपसे मेरा सवाल ये, कितने लोगों ने थ्योरी लिख के प्रैक्टिस की थी? आपने की थी या नहीं की थी? यस और नो में जवाब देंगे, मैं नाम नहीं लूंगा आज। अनफॉर्चुनेटली जो ऑटम भाई ने पास नहीं कर सके, उनसे मेरा सवाल है, क्या आपने थ्योरी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की लिख के प्रैक्टिस की थी? मैं ओरली नहीं पूछ रहा, मैं बुलेट पॉइंट्स नहीं पूछ रहा, मैं प्रॉपर रिटन आंसर की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर रिटन आंसर की बात कर रहा हूँ। ओके, नो यस, नो नो यस, जी नो, हाँ और ओके ठीक है, और नॉट मच, ओके कुछ टॉपिक के किए थे, कुछ के नहीं किए थे, ओके और बताएं, शाबाश। यस और नो लिख के रिटन प्रैक्टिस की थी? अगर आपने रिटन प्रैक्टिस की है तो चलो ठीक है, बट आपने अगर रिटन प्रैक्टिस नहीं की और बोथ कैलकुलेशन एंड थ्योरी, तो आपको प्रॉब्लम होगी। थ्योरी की रिटन प्रैक्टिस जरूरी है जी, बिल्कुल जरूरी है। थ्योरी को कैसे लेके चलना, मैं इस पर बात भी करूंगा जी, बिल्कुल। क्वेश्चन 2 डिफिकल्ट था, बात आपकी वैलिड है, मगर वो क्वेश्चन 2 के मार्क्स इतने ज्यादा नहीं थे यार, क्वेश्चन 2 के मार्क्स इतने ज्यादा नहीं थे कि उसकी वजह पेपर खुदा ना खासा जो है डू और डाई हो जाए, डू और डाई हो जाए, ऐसा नहीं था। अच्छा तो आप यार प्लीज रिटन प्रैक्टिस करेंगे, और दूसरा यार प्लीज आप दें टेस्ट। क्या आपने टेस्ट दिए थे? यस और नो में जवाब देंगे। क्या आपने, वो 3 नंबर से रुके, अल्लाह खैर करे यार, क्या आपने टेस्ट दिए थे जहां से भी आप पढ़ रहे थे, हमसे पढ़ रहे थे, कहीं और से पढ़ रहे थे, क्या आपने रिटन टेस्ट दिए थे? यस और नो? ठीक है, आपने तो दिए थे, मैं जानता हूँ। और नहीं दिए थे? अच्छा नहीं दिए थे, नहीं दिए थे, दिए थे, नहीं दिए थे टेस्ट, नहीं दिए थे, मेजोरिटी कह रही है नहीं दिए टेस्ट। क्यों भाई? अभी ये भी मैं बात करूंगा कि यार इस पॉसिबल रीजंस में कि यार प्लीज आप टेस्ट दें, ताकि टाइम मैनेजमेंट का मसला जो है आपको वहीं आइडेंटिफाई हो जाए, और जब पेपर में जाए तो आपको पता हो, आपको आइडिया हो कि यार इस तरह की सिचुएशन है जहाँ टाइम कम पड़ रहा होता है, वहां में हमें क्या करना होता है, कैसे आपको मारने होते हैं, कैसे चीजों को जो है वो जल्दी से फोल्ड करके आगे बढ़ना होता है, फोल्ड करके आगे बढ़ना होता है, कैसे करेंगे, ये सारी चीजें जो है आपको सिखाई जाती हैं टेस्ट के थ्रू। तो प्लीज यार रिटन प्रैक्टिस जरूर करें और टेस्ट जरूर दें, टाइम मैनेजमेंट के लिए टेस्ट देना जरूरी है। कितने लोग ऐसे हैं, मुझे मेरे ख्याल से आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे बोला, सर हमें थ्योरी इतनी बेहतरीन आती थी कि हमने उसमें 2 घंटे लगा दिए। कोई है में से ऐसा है जिसने किया? सर आपने थ्योरी बहुत अच्छी कराई थी, हमें थ्योरी बहुत अच्छी आती थी कि हमने जो है वो 2 घंटे लगा दिए थ्योरी में। मैंने कहा यार ये क्या बात की। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा सर हमारा प्रैक्टिकल बहुत स्ट्रांग था, तो उन्होंने 2 घंटे प्रैक्टिकल में लगा दिए। टाइम मैनेजमेंट का जो मसला आ रहा है, मैं उसकी बात करने जाऊँ, उस सेकंड में बात करूँ। क्या आप में से ऐसा कोई है जिसने कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगा दिया हो, या थ्योरी और थ्योरी पे कम कर दिया हो, या थ्योरी पे ज्यादा करके कैलकुलेशन कम कर दिया हो? ऐसा हुआ है किसी के साथ, या आपने वाकई हाँ इक्वल टाइम लगाया जैसे लगना चाहिए था? पेपर में 40 मार्क की थ्योरी आई है, पेपर में 45 मार्क की प्रैक्टिकल आया है, और पेपर में 15 मार्क के एमसीक्यूज आए। इस तरह से आपका पेपर बना है जी। प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस किया था, इक्वल टाइम दिया था, बैलेंस किया था, थ्योरी ज्यादा अच्छी हुई थी। क्या बात है आपकी, पूरा हुआ था। दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो आपको टाइम मैनेजमेंट का मसला नहीं आया ना, इसका मतलब थ्योरी ज्यादा अच्छी थी, ठीक है, थ्योरी पे ज्यादा लगा दिया था, वाइस वर्सा करना चाहिए था। नहीं वाइस वर्सा भी नहीं करना है, देखिए एतदाल रखना है, बैलेंस रखना है, बैलेंस रखना है, एतदाल रखना है ना, ठीक है। प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम लगा दिया था। देखिए ये इश्यूज हैं, देखिए मैं आपको आज इसीलिए बता रहा हूँ, और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो पहली बार एमएफए देंगे, उनसे भी गुजारिश है कि यार ये चीजें देखें, ये चीजें देखें कि आपको जो है कहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है। और जैसे मैंने कहा, सबकी अटेम्प्ट आखिरी होनी चाहिए, आपकी भी अटेम्प्ट लास्ट होनी चाहिए, पास करना है। और जो लोग पहली बार एमएफए दे रहे हैं, उन्होंने भी अपनी पहली अटेम्प्ट को ही आखिरी अटेम्प्ट बनाना है, ठीक है। लिखनी कैसे है वो समझ नहीं आ रहा था। अब मूल मसला है ना, देखो अगर आप गौरव रिटन प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे और टेस्ट नहीं दोगे, तो आपको पता क्या चलेगा थ्योरी में लिखना क्या है, क्या नहीं लिखना, क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम आया। क्वेश्चन नंबर 2 जो था, ठीक है, हुआ था, मैं कहूँगा वो पेस्टल से मिलता जुलता था, मगर ये कि उसके अलावा बहुत मार्क्स थे यार अवेलेबल। फिर मैं ऑटम बाई के पेपर में बात करूंगा, ठीक है, पेस्टल से था बिल्कुल। अच्छा रिवीजन को कैसे करें प्रिपेयर, रिवीजन को कैसे प्रिपेयर करें? सर कभी क्यूटी आ जाता है, कभी एथिक्स आ जाता है, कभी आईटी आ जाता है, कभी थ्योरी आ जाता है, कभी बीएफडी आ जाता है, कभी कॉस्टिंग आ जाता है। तो रिवीजन के लिए मैं कहूँगा बेस्ट आपका ये है कि यार इस बार के लिए मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ, अगर आपने कर लिया ना, बड़ा बेहतरीन काम हो जाएगा। फॉलो फॉलो टेस्ट स्केड्यूल, टेस्ट स्केड्यूल। जी जी, पहले सारी थ्योरी आई थी ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
फॉलो टेस्ट स्केड्यूल। भाई टेस्ट आपको स्केड्यूल बनाया जाएगा। इस बार मैंने लास्ट टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह 10 टेस्ट लिए थे, इस बार ही मेरा इरादा है कि 10 टेस्ट लिए जाए, ठीक है। तो आप टेस्ट का स्केड्यूल देखते जाए, जिस टॉपिक का टेस्ट होने वाला है ना यार, आपका उसका रिवीजन तगड़ा होना चाहिए। समझ रहे हैं बात आपको? अगर आपने ये काम कर लिया कि यार प्लान को देखते हुए, टेस्ट को प्लान को देखते हुए आपने तैयारी की, तो आपका रिवीजन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको एंड के लिए जो है ना वो परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड में परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यार प्लीज रिवीजन जो है आप स्केड्यूल को देख के करें और टेस्ट जरूर दें यार। मेरा बड़ा पेन है यार, मतलब मैं बड़ा जिसे कहते हैं हमदर्द हुआ पेपर वाले दिन के यार, जब मैंने देखा लोगों ने रिजल्ट बताया और मैंने चैट हिस्ट्री देखी तो उन्होंने टेस्ट नहीं दिया था। अच्छा, टेस्ट की खास बात क्या है कि जो लोग मुझसे पढ़ते हैं उनको ये बात पता है कि जब टेस्ट होता है तो मैं पर्सनली इनबॉक्स करवाता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे इनबॉक्स करेंगे, किसी एडमिन को, किसी टीए को अपना भेजें टेस्ट, ठीक है, आप मुझे पर्सनली इनबॉक्स करें। ऐसा ही है, आप मुझे इनबॉक्स करते हैं, उससे मुझे फायदा। अच्छा, मैं इनबॉक्स करने के बाद क्या करता हूँ, उसको ऊपर ऊपर से देख के फिर मैं इसके बाद जो है ना एडमिन को फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है, फिर आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो अब इससे मुझे फायदा क्या हो जाता है कि मुझे पास ट्रेल आ जाता है कि किसने किसके दिन में कौन कौन सा टेस्ट दिया, क्योंकि व्हाट्सएप की चैट तो मेरे पास होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे, ये मैं आपकी दिल की बात आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि यार जाहिर सी बात है, बीइंग अ टीचर इमोशनल फीलिंग बिल्कुल आप लोगों के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट होती है। काफी बच्चे पास भी, उन्होंने बड़ा दिल खुश किया, आते ही उन्होंने बस रिजल्ट आया और मैसेज अल्लाह का शुक्र है शुरू में भर गए जी पास हो गया, ये हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया। एक लड़का सतीदान था, सतीदान ने पहली बार हमसे जो है वो पढ़ा था, सतीदान हो गया, दानियाल हो गया, असद हो गया, ठीक है, हमाद हो गया, ये सारे वो लोग हैं माशाल्लाह जिन्होंने जो है पहली अटेम्प्ट में कॉस्टिंग भी पास किया था हमसे पढ़ के, और माशाल्लाह एमएफए भी पास किया। और भी इस तरह के जो है ना क्या कहते हैं स्टूडेंट्स है। फिर राबेल हो गई, जो क्या कहते हैं एडमिन देख रही थी हमारी फीमेल जो है स्टूडेंट। तो माय पॉइंट इज के अब जब वो मैसेज आने शुरू हुए कि सर अनफॉर्चुनेटली 47 आ गए, 45 आ गए, 44, 40 मार्क्स बहुत है, बहुत सारे लोग हैं 40 मार्क्स। आई डोंट नो आप लोगों के मार्क्स कितना है जो अनफॉर्चुनेटली पास नहीं कर सके। 40 में बहुत है, 47 अभी एक बंदे ने मुझे बताया, 40 कितने 47 बताया ना तुमने मुझे, मैं नाम नहीं लूंगा बंदे का, उसने कहा सर 3 मार्क्स से रह गया मेरा। हाँ 3 मार्क्स से रुका है, इसका मतलब 47 है तुम्हारे। आई थिंक आपके भी यार हमारे पुराने वो हैं, इनके भी 40s में है, ठीक है ना। हाँ 45 मार्क्स बताएं जरा। 44 यार, मुझे तुम्हारा तो बहुत दुख है यार लड़के, तुम्हारा बहुत दुख है, जो तुम माशाल्लाह बड़ी एफर्ट कर रहे थे। खैर एफर्ट सभी करते हैं, मगर तुमसे एक एसोसिएशन थी। तो मैं कहने लगा अभी देखें 45, 47, 44 इस तरह के मार्क्स हैं। तो अब मुझे बड़ी वो हुई क्या कहते हैं, मतलब आई वॉज लिटिल टेंस एंड अपसेट कि यार कुछ लोगों ने 45, 44, 47 स्कोर किए, कुछ में से उनमें कुछ लोगों ने कोई टेस्ट ही नहीं दिया हुआ था, मेरी चैट हिस्ट्री में कोई टेस्ट ही नहीं आया था। मैंने कहा यार आपने टेस्ट नहीं करने का, नहीं सर टेस्ट नहीं किया। अब 10 टेस्ट हो रहे हैं यार, अल्लाह के बंदे 10 में से यार, मतलब वैसे तो 10 के 10 देने चाहिए, वैसे तो 10 के 10 टेस्ट आपको देने चाहिए हैं उसूली तौर पे। बट अगर खुदा ना खाता कोई मसला भी हो जाता है तो आप खाली 1-2 टेस्ट मिस कर दो, चलो यार, मगर टेस्ट ना देना यार, ये मुझे बहुत ही ज्यादा। और इसमें बड़ा फायदा हुआ, ओ 46 देखें, एक और मार्क्स पता चले 46। तो मुझे लगता है कि 40 में बहुत लोग आए, और अगर 40 में जो लोग आए वो यार बहुत करीब है मेरे हिसाब से। बट अब क्या कर सकते हैं, आपको वापस करना पड़ेगा, वापस पढ़ना पड़ेगा। आपने दिए थे टेस्ट, मुझे पता है जिन लोग, अच्छा जो लोग टेस्ट दिए थे उनमें से कुछ लोग 47, 45, 46 भी आए, ठीक है, जिन्होंने टेस्ट दिया था। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया उनके तो 30 भी आए। एक बंदा ने मुझे बोला सर मेरे 30 है, मैंने कहा यार चंदा तुमने टेस्ट ही नहीं दिया। बोला हाँ सर मैंने लेक्चर भी आखिर के 10 दिन पहले कवर किया। तो ये भी मैं अभी बातें करूंगा कि जो रीजंस रहे। खैर, तो माय अगेन पॉइंट इज कि भाई अगर आपको रिवीजन में प्रॉब्लम हो रही है, एमएफए जैसा पेपर जिसको रिवाइज करना वाकई थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वैरायटी बहुत है, तो वहां पे मैं कहूंगा टेस्ट, और हमारा टेस्ट का जो इतना बेहतरीन था, हम उसमें एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल रखते थे, बैलेंस टेस्ट होता था, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल, दो थ्योरी या 2 प्रैक्टिकल नहीं रखते थे, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल, ताकि आपका थ्योरी में भी दिमाग रहे। और आज हमारी इंडेक्स भी ऐसे बना हुआ है, हमारी किताब भी ऐसी बनी हुई है। हमारी अब किताब देखेंगे तो आप देखेंगे कि पहले थ्योरी, पहले कैलकुलेशन आ गई, फिर थ्योरी आ गई, फिर थ्योरी आ गई, फिर कैलकुलेशन आ गई, फिर कैलकुलेशन आ गई, कैलकुलेशन आ गई, फिर थ्योरी आ गई, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कैलकुलेशन आ गई, फिर थ्योरी आ गई, थ्योरी आ गई, फिर मिक्स आ गई, कैलकुलेशन प्लस थ्योरी आ गई। तो कहने का मतलब है कि पूरा फ्लेवर हम इसीलिए एंड में रखते हैं ताकि आप बोर ना हो जाओ यार। मगर अगर आप यार टेस्ट नहीं दोगे ना तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। पेपर देने ही नहीं गया आप, क्या बात है आपकी, 0 पे रुका है। अच्छा पेपर नहीं दिया तुमने चंदा, तो 0 ही आएंगे ना मार्क्स लड़के। खैर, तो अच्छा एमसीक्यूज का क्या हाल है जी। एमसीक्यूज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमने हर टॉपिक के एंड में, ठीक है, नहीं नहीं कोई सी बात नहीं है लड़के, कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, मिल के मेहनत करेंगे, ठीक है। आपने भी मेहनत की थी, मैंने भी मेहनत की थी, मगर खैर हो गई यार, कोई बात नहीं, वापस मेहनत करेंगे। मैंने कहा नहीं मेहनत रायगा नहीं जाएगी, ये मेहनत हमारी इंशाल्लाह बीएफडी में काम आएगी और सीफएफ3 में काम आएगी यार, ठीक है ना। तो ये एमएफए वाले हजरात को तो बिल्कुल मैं कहूँगा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ ये जरूर है अटेम्प्ट आपकी थोड़ी सी आगे बढ़ रही है अगर किसी की, बट मैं कहूँगा कि आप टेक इट एज इन्वेस्टमेंट यार। आप फर्म में जाओगे आपको वहाँ फील होगा, बोलोगे हाँ यार मैंने एमएफए पढ़ा हुआ है,
तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, पुरानी बुक में एमसीक्यूज नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, हमने वी हैव एडेड मल्टीपल एमसीक्यूज इन अवर न्यू बुक। जो हमारी न्यू बुक आई है जो कि रजिस्टर्ड स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको मैं अलग से प्रोवाइड कर दूंगा एमसीक्यूज, जिनके पास पुरानी किताबें, और जो नया एडमिशन लेंगे फर्स्ट टाइम हमसे पढ़ेंगे उनको बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। जो पुराना कोई रीटेक कर रहा होगा हमसे तो उसको फिर मैं एमसीक्यू का अलग से जो है ना कोई वो बना के दे दूंगा फाइल वगैरह। वी हैव एडेड मल्टीपल एमसीक्यूज, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर। तो मुझे एमसीक्यू के बारे में पता था और बहुत क्वालिटी एमसीक्यू से मैंने रिव्यू भी करवाए एक आध स्टूडेंट से, तो उसका भी फीडबैक ये आया कि सर नहीं सर ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। उनसे दो फायदे हो जाएंगे एमसीक्यू से दो फायदे हो जाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू से फायदे ये हो जाएंगे, एमसीक्यू में आते हैं ना पेपर में, एमसीक्यू से दो फायदे हो जाएंगे। एक फायदा ये हो जाएगा कि आपके एमसीक्यू की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। जैसे पेपर में इस बार भी एमसीक्यू आए हैं, 15 एमसीक्यू आए हैं, 15 मार्क के एमसीक्यू आए हैं, ये देखें 15 मार्क के एमसीक्यू आए हैं। 1 2 3 4 5 ये हो गए 6, फिर उसके बाद 8 9 10 11 के बाद 12.5 12.5 14 एंड 15, तो 15 मार्क के एमसीक्यूज आए हुए। तो भाई एमसीक्यूज के लिए जब इतने आप सैकड़ों एमसीक्यूज कर लेंगे, 200-250 एमसीक्यूज कर लेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एमसीक्यूज से आपके दो फायदे हो जाएंगे, एक तो ये कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी और एक आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्योंकि एमसीक्यू इस सोच से बनाए गए कि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है जी, बिल्कुल मई का ब्रेक हो सकता है यार एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यूज आते हैं इसमें, आयशा साजिद एमसीक्यूज आते हैं इसमें, ठीक है ना। अच्छा, अब यार जरा ये बात होगी चैलेंजेस ऑफ एमएफए पे। अब मेरी बात ये कि रीजंस क्या बने, इनको कैसे ओवरकम करने मैंने बता दिया। कंप्लीट कवरेज करेंगे, रिटन प्रैक्टिस करेंगे यार, पेंडिंग लेक्चर्स नहीं करेंगे प्लीज यार। अगर आपने वापस क्लासेस लेनी है हमसे तो यार इट मीन यू डोंट नीड टू, जिसे कहते हैं ना कि ये वेट फॉर द लास्ट मंथ, कि आखिरी महीने का इंतजार करेंगे और आखिरी महीने के कुछ काम होते हैं करने के। मैं भी कॉस्टिंग भी बता था, आपको ही बताऊंगा। अच्छा, कुछ रीजंस क्या है पहले मैं उस पर बात करता हूँ, फिर मैं स्टडी अप्रोच पे और 2022 के पेपर में आऊंगा। और क्या चैलेंज आपको लगता है एमएफए में? अच्छा, एक सवाल और भी कभी जवाब दें। अभी जैसे चलो मैं पॉसिबल रीजन से बात करता हूँ, उसी में आप जवाब दे दीजिएगा। पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं? और नॉट पासिंग F6 इन ऑटम 22, हाँ एनीवन, हाँ क्यूटी एमसीक्यू में टेस्ट हुआ था खाली, अगर भरोसा नहीं है क्यूटी फुल का सवाल भी आ सकता है, आ चुका है मॉडल पेपर में भी सवाल मौजूद है और स्प्रिंग 2022 में आ भी चुका है सवाल, स्प्रिंग 2022 में। जी कोई रीजन बताएं? क्या कहते हैं पॉसिबल रीजन? अच्छा, एक रीजन ये हो सकता है कि आपका प्रैक्टिकल एरिया वाज वीक। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि थ्योरेटिकल एरिया वाज वीक। ठीक है, ये मुझे नजर आ रहा है जो मैंने लोगों से फीडबैक लिया है, स्टूडेंट से फीडबैक लिया है। कुछ लोगों ने कहा कि सर हमने कैलकुलेशन को ज़्यादा टाइम दे दिया और थ्योरी पे काम नहीं किया। कुछ लोगों ने कहा सर हमने थ्योरी पे ज़्यादा काम कर लिया, कैलकुलेशन में नहीं किया। तीसरा इशू ये है कि लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस। अच्छा, लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस से मेरी मुराद दोनों है। लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस का मतलब कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस और थ्योरी की भी प्रैक्टिस करनी थी। थ्योरी की भी प्रैक्टिस क्या, थ्योरी की कैसे प्रैक्टिस करनी है मैं बताऊंगा। थ्योरी की प्रैक्टिस किए नहीं किए, अगर आपने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस की थ्योरी की नहीं की तो भी ये इशू है। अगर आपने थ्योरी की कैलकुलेशन की नहीं की, जो कि कम चांस है, ठीक है, थ्योरी ले डूबी। कुछ लोग कहेंगे आपको कि थ्योरी बहुत अच्छी थी हमारी, अभी कैसर बोल रहे थे थ्योरी बहुत अच्छी थी हमारी, ठीक है, एक बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा आगे चलते हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे एक और रीज़न ये कि सर सब कुछ था, सब कुछ सही था, मगर पेपर में जाके ना वो स्पीड स्लो थी या टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हुई। सर पेपर पूरा नहीं हुआ या पेपर में टाइम मैनेज नहीं हुआ, टाइम वेस्ट हो गया, टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम्स। अच्छा, कुछ लोग मसला ये है कि सर सब कुछ सही था, हम पैनिक कर गए, पैनिक अटैक हो गए, रात को नींद नहीं आई पेपर से पहले। ये भी कॉस्टिंग में 2-3 लोगों ने मुझे बोला कि सर हमें रात में नींद नहीं आती पेपर से पहले। मैंने कहा यार ये आपको अभी से इलाज कराना पड़ेगा, आगे CSAT और MSA में क्या होगा, ठीक है, पेपर प्रेशर फेल किया। अब आप मुझे बताएं कि क्या रीजन है इसमें से? प्रैक्टिकल एरिया वीक है या थ्योरेटिकल एरिया वीक है या प्रैक्टिस नहीं है या स्पीड स्लो है या पैनिक अटैक हो गया है, क्या हुआ है? या एक और भी हम कर लेते हैं कि कंप्लीट कवरेज नहीं थी, नो कंप्लीट कवरेज ऑफ कोर्स के कुछ एरिया छोड़ के चले गए थे कि देखा जाएगा और उनमें से कुछ आ भी गया। जल्दी जल्दी बताते जाएं क्या कह रहे हैं आप। अच्छा ठीक है यार, आपके आ गए हैं जी।
कुछ लोग के जवाब आने शुरू हुए। नंबर वाइज बताएं, नंबर वाइज बताएं। नहीं यार, पैनिक अटैक नहीं होगा वो तुम्हें। 95 मार्क का अटेम्प्ट करने वाले को पैनिक अटैक नहीं होना चाहिए, वो कुछ और मसला है। वो बाबर आजम वाला चक्कर चल रहा है, फॉर्म खराब हो जाती है ना किसी दिन। बाबर आजम को देखो ना यार, इतना बड़ा बैट्समैन है बाबर आजम, हो गई फॉर्म खराब, क्या कर सकते हैं। रिजवान इतना बड़ा बैट्समैन है, T20 में नंबर 1 पे रह चुका है, ये भी सीन हो जाता है पेपर वाले दिन। ठीक है 2356 2356 ओके 245। प्लीज यार बताएं मुझे, प्लीज पार्टिसिपेट करें, मुझे देखें आसानी होगी आगे की अप्रोच बनाने में। क्या लगता है रीजन आपको? 1 और 3 अच्छा, प्रैक्टिकल एरिया आपका वीक था और प्रिटेंड प्रैक्टिस नहीं की थी आपने, और शाबाश। ये मैं देखें आपसे पूछने का मकसद ये है कि आपको मैं हेल्प करूं। ये आप मुझे नहीं बता रहे समझे, आप अपने आप को बता रहे हैं। ये आप मुझे नहीं बता रहे समझो, ये अपने आप को बता रहे हैं, ताकि आप जब वापस बैठेंगे पढ़ने तो आपके जहन में ये होगा 4 और 5 मतलब स्पीड स्लो है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुई पेपर में, और पैनिक अटैक भी हो गया इसी वजह से। ठीक है 6 कंप्लीट कवरेज नहीं की थी कोर्स की आपने, ओके ठीक है ठीक है। अब सवाल, क्या ये चीजें इंप्रूव की जा सकती? जवाब, क्या ये चीजें इंप्रूव की जा सकती है? बहुत आसानी से, एक सिंपल सी बात है ना। अगर कोई एरिया वीक है, अच्छा एक सवाल आया था राहुल का, मैं चाहूंगा सबसे पूछूं क्योंकि राहुल ने बड़ी रिक्वेस्ट की थी। मुझे बताएं आपको सबसे डिफिकल्ट एरिया एमएफए का कौन सा लगता है? थ्योरी बताता हूँ कैसे करनी है आपने। आपसे सबसे मेरा सवाल है कि एमएफए का सबसे डिफिकल्ट टरीन एरिया आपको कौन सा लगा? ठीक है बजटिंग, ओके बजटिंग, पेस्टल, पेस्टल थ्योरी, थ्योरी तो यार इतना नहीं लोगों को मुश्किल लगी। एथिक्स एंड पेस्टल, बजटिंग। अच्छा बजटिंग के लिए हमने अच्छा काम किया गया, बजटिंग के लिए हमने अच्छा काम ये किया, बजटिंग दोस्तों में ब्रेक किया हुआ सही ना। बजटिंग 1, बजटिंग 1 जो कि बेसिकली ये चेंज हो गई है सीक्वेंस ना, नई किताब में सीक्वेंस थोड़ी चेंज हो गई है। और बजटिंग 2 देख रहे हैं, बजटिंग पार्ट 1 पार्ट 1 और पार्ट 2। अच्छा बजटिंग का सवाल, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं थोड़ी सी पेपर की बात करूंगा, ये बजटिंग का सवाल आया था ऐसा ही है? यार ये तो वेट कर लो, मैं एडेंडम रिलीज करूंगा इंशाल्लाह। ये बजटिंग का सवाल आया था, सेल दी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया है, ओवरहेड दिया है, सेलिंग एंड एडमिन दिया है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। और नीचे कह रहा है कि आपने 12 मार्क का कह रहा है कि प्रॉफिट लॉस बनाना है 31 अगस्त, प्रॉफिट लॉस बजट बनाना है। यार ये सवाल तो हमारी किताब में नहीं था, मैं थ्योरी का बताता हूँ तरीके का। ये सवाल मुझे याद पड़ रहा है कि कहीं हमने अपने लेक्चर्स में देखा है। यस विंटर 2008, क्या बात है लड़के, छा गए आप तो छा गए बिल्कुल बिल्कुल। विंटर 2008 सही पकड़ा आप। विंटर 2008 में दिखाना भी चाह रहा हूँ ना आप लोगों को, दिखाना भी चाह रहा हूँ। ये देखें, ये बल्कि बजटिंग 1 में है ये सवाल, बल्कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये सवाल तो बजटिंग 1 में है मेरे ख्याल से। ऑटम 2020 भी है, यस वेरी गुड, ऑटम 20 भी है, दोनों एक जैसे सवाल है। ये देखें आप, अरे यार ये देखें सवाल, ऑटम 20, ऑटम 20 देख रहे हैं, यही इसी इतना पीएनएल दिया हुआ है, सेल मटेरियल लेबर ओवरहेड्स सेलिंग एंड एडमिन प्रॉफिट, फिर प्रोजेक्शन बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन। मुझे एक बात बताएं सीरियसली स्पीकिंग यार, इन्फॉर्मेशन फॉर ये मैं 2020 का सवाल दिखा रहा हूँ आपको, विंटर 2008 में भी ऐसा आया था। और रिकॉर्डमेंट में क्या मांगा हुआ है? रिकॉर्डमेंट में क्या मांगा है? बजट पीएनएल, सॉरी रिकॉर्डमेंट मिस हो गई इसकी, इसी ना ये और विंटर 2008 देख लें, ये देखें इसमें भी ऐसा ही है, सेल आ रही है, मटेरियल लेबर ओवरहेड आ रहा है, सेलिंग एडमिन आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, प्रोजेक्शन आ रही हैं, फिर रिकॉर्डमेंट में क्या प्रिपेयर प्रॉफिट फोरकास्ट। 22 मार्क का सवाल है, यहाँ वो मार्क्स मिस हो गए मुझसे। ऑटम 20 में भी यही हुआ है, प्रोजेक्शन का डेटा बाद में अलग से आ रहा है, अलग से आ रहा है। तो यार ये तो सवाल रिपीट हो गया,
क्या कहते हैं? अच्छा 12 मार्क का है, छोटा कर दिया सवाल, छोटा कर दिया, एडजस्टमेंट गायब हो गई होंगी। तो मुझे एक बात बताएं, कितने लोगों ने ये सवाल बिल्कुल भी नहीं, जिन्होंने लास्ट टाइम पेपर के उनसे बात करो, कितने लोगों ने ये सवाल नहीं हुआ या अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ, यानी कि 6 से कम मार्क्स निकले, यानी कि 12 में से आधे मार्क्स भी नहीं निकले होंगे? कोई है हम में से जिसने लास्ट टाइम ये अटेम्प्ट किया, जिनका खराब हुआ ये वाला सवाल 12 मार्क्स का बजटिंग का? अब सवाल ये, ओके ओके, आधा किया था, ओके, अच्छा हाफ भी नहीं हुआ, पेपर नहीं दिया था, चलो पेपर तो यार तुम्हारा, तुम तो साइड में हो जाओ ना अभी तक। हाँ ठीक है, किया था मगर पेपर नहीं निकला। अच्छा आपने ये 2 सवाल किए हुए थे जो मैंने आपको 2 दिखाए, ये 2 सवाल जो है ये ऑलरेडी हमारी किताब में ऑलरेडी मौजूद होते हैं, हमेशा हम कराते हैं। ये वाले जो सवाल थे वो आपके पास हुए हुए थे सारे, जो ये मैं आपको दिखा रहा था। सॉरी, या नहीं हुए थे ये 2 सवाल किए थे आप लोगों ने? अरे यार ये सवाल किए थे, नहीं किए थे? ओ ये किए होते तो फिर किए थे तो फिर पेपर में अच्छे होने चाहिए थे यार। विंटर 8 किया था तो ये भी कर लेते यार। खैर विंटर 8 और ये एक ही बात है, मगर एक बात करूं कि अगर ये किए थे तो फिर तो यार ये 22 मार्क का सवाल है, उसने उसको छोटा कर दिया, जो भी 12 कर दिया, दोनों किए थे तो पेपर में नहीं हुआ ये सवाल अच्छे से। हाँ जिन्होंने ये दोनों सवाल किए थे उनसे पेपर में ये सवाल अच्छे से नहीं हुआ, मतलब इस सवाल में कुछ और था ऐसा, या पेपर में भूल गए कैसे करना है, भूल गए, ये हुआ है। तो मैं मतलब अच्छा अगेन मतलब यार इसको इतना डिटेल में मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा वीक एरिया कौन सा है और हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा, समझ रहे हैं? सारी चीजें वापस प्रिपेयर करनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर हमें पहले से पता होना तो हम प्लान अच्छे से कर लेंगे। अच्छा वापस आते हैं इस पे, तो प्रैक्टिकल एरिया वीक है तो प्रैक्टिकल एरिया स्ट्रॉन्ग करें। बजटिंग इज वन ऑफ द एरिया जो हमने बात कर ली कि बजटिंग होना चाहिए। पेस्टल इज वन अगेन एरिया जो खामा हमें लोगों को तंग करता है, हालांकि इतने ज्यादा मार्क्स का नहीं आता मगर पता होना चाहिए। एंड एथिक्स का एरिया, मेरे ख्याल से यही 3 एरियाज हैं जो ज्यादा तंग करते हैं। हाँ भाई एग्री करेंगे, मुझे बताएं। बजटिंग, पेस्टल, एथिक्स, यही 3 एरियाज हैं जो ज्यादा तंग करते हैं। बाकी क्यूटी में इतना मसला नहीं होता, अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छे लेक्चर बन गए हमारे, वैक बहुत अच्छा हो जाता है, फॉरेक्स भी हम कर लेते हैं, ये सारे बीएफडी के टॉपिक्स हैं, इन्वेस्टमेंट रिजल्ट टाइम भी मनी भी मुनासिब है। हाँ तो इसका मतलब ये हुआ कि यार बजटिंग, पेस्टल, एथिक्स पे आप डबल एफर्ट करेंगे, डबल एफर्ट करेंगे। डबल एफर्ट का मतलब है कि अब आप नॉर्मल एफर्ट से ज्यादा एफर्ट करेंगे। हाँ भाई ये बात समझ आती करेंगे ना। देखो यार एथिक्स का सवाल पेपर में तकरीबन आ जाता है, पेस्टल का एक सवाल तकरीबन आ जाता है, बजटिंग का एक सवाल मैं उम्मीद कर रहा हूँ आएगा। इसमें से अगर 2 या 3 सवाल लग रहे हैं तो यार मैं क्यों छोड़ दूंगा? बिल्कुल पेस्टल और लेंदी है मगर पेपर में सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं था मेरे ख्याल से। पेस्टल क्वेश्चन 2 था, सही क्वेश्चन 2 था, ऑटोमोबाइल पे बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल सिनेरियो बनाया था, प्रैक्टिकल मतलब आजकल के हालात में बेस करके, मगर वो मेरे ख्याल से इतना मुश्किल सवाल नहीं था। खैर वापस आते हैं इस पे, थ्योरेटिकल एरिया, थ्योरी को कैसे कवर करेंगे ये सुन लें। थ्योरी को कैसे कवर करेंगे? थ्योरी को कवर करने का तरीका हमारा ये है, पहले आप ये करेंगे कि आप अंडरस्टैंड करेंगे, समझ आ रही बात? पहले आप क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। ये मैं क्लास में सबसे पहले ये आपको क्लासेस में ही हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लॉजिक कॉन्सेप्ट, ये हमारी क्लासेस में ही हो जाएगा, ठीक है, क्लासेस के थ्रू हो जाएगा। फिर आपने जब से अंडरस्टैंडिंग कर ली, अब आप सुनेंगे अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इवन तो मैं रीडिंग करा देता हूँ, रीड चैप्टर अगेन, एक बार फिर चैप्टर पढ़ेंगे इंडिपेंडेंटली। मैंने लेक्चर में पढ़ा लिया वो तो सही है, लेक्चर में मैंने पढ़ा लिया, एग्जांपल दे दी, बड़ी मजेदार कलरफुल एग्जांपल दे दी, आप भले वो कलरफुल एग्जांपल है वहीं पे लिख लें, किताब में लिख लें यार, कोई मसला नहीं है, मगर एक बार फिर इसको आपने रीड करना है एंड उसके बाद क्या करना है, एंड लर्न इंपॉर्टेंट पॉइंट। पोर्टर 5 फोर्सेस में बैरियर टू एंट्री एंड एग्जिट, ये आपको याद होने चाहिए। नहीं से सिनेरियो बेस्ड आ रहा है, सिनेरियो बेस्ड तो आ रहा है, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी टिप्स में होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट बहुत ही आसान हलवा टर्निंग टॉपिक है, मगर आपके जहन में कुछ स्ट्रेंथ आपको याद होनी चाहिए, कभी आपको बिल्ट इन करनी पड़े, इनकॉर्पोरेट करनी पड़े तो परेशानी ना हो। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती है आपको पता होनी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे, मैं कहना चाहूँ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मेच्योरिटी स्टेज पे क्या होगा, ग्रोथ पे क्या होगा, डिक्लाइन पे क्या होगा, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये देखिए टेबल देख रहे हैं, ये पेस्टल एनालिसिस 1 का टेबल है,
कि पॉलिटिकल में क्या होता है, इकोनॉमिक में क्या होता है, सोशल में क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल में क्या होता है। यार ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, मैं वापस कह रहा हूं, ये पढ़ना नहीं है, ये पढ़ना नहीं है, ये आपने याद भी करना है, याद भी करना है। समझ में आई? मगर समझने के बाद रट्टा नहीं लगेगा, ब्लाइंड रट्टा नहीं लगेगा। कॉन्सेप्ट लेने के बाद आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करने हैं। कॉन्सेप्ट नहीं है, आप मुझसे पूछो, जितनी बार पूछना है पूछो, कॉन्सेप्ट याद करने नहीं है, पहले समझना है और समझने के बाद याद करना है, समझने के बाद, ताकि पेपर में टाइम जाया ना हो। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 3rd नंबर पे आपने क्या करना है, अब आपने रीड कर लिया, अब आप राइट डाउन दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट डाउन पॉइंट्स व्हिच यू हैव लर्नड, राइट डाउन पॉइंट्स व्हिच यू हैव लर्नड, जो आपने लर्न कर लिया वो आप उसको लिखेंगे, कंजूसी नहीं करेंगे, टाइम भी देंगे, एफर्ट भी देंगे, एफर्ट भी देंगे। ये की बात समझ आ रही है? पहले आपने मुझसे समझ लिया पोर्टर 5 क्या कह रहा है, बड़ी बेहतरीन कलरफुल एग्जांपल डिस्कस हो गई। ये मैं सबके लिए बता रहा हूँ आयशा साजिद, कोई स्पेसिफिक किसी टॉपिक के लिए बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि आपने जो टॉपिक पढ़ा, आपने तो कॉन्सेप्ट लिया, उसके बाद आपने इस टॉपिक को वापस पढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आइडेंटिफाई करके आपने ये याद करने हैं, याद करके उसको लिखना है। लिखने का मतलब है अब सही याद हुआ, अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो आप नहीं याद किया इसका मतलब। फिर क्या करना है, और फिर लास्ट में क्या करना है, रिवाइज बिफोर टेस्ट। अच्छा, एक काम और करना है कि रिटन प्रैक्टिस, प्लीज यार, written practice of questions at the end of chapter, आप हमारी किताब में देखेंगे हर सवाल उसके आखिर में हमने कुछ रखे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, रिटन प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर। दिखाऊं मैं आपको एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर। हाँ भाई, दिखाऊं, हर टॉपिक के एंड में हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चंस रखे हुए, समझ रहे हैं? ये देखें, ये तो खैर थ्योरी है, थ्योरी की बात कर लेता हूँ, ये तो कैलकुलेशन है। ये देखें, ये पहले स्टार्ट करते हैं, कौन सा ये प्रोडक्ट लाइफ। अब आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के जितने सवाल आए हैं आप देखें, सोल्यूशन समेत 1 2 3 4 5 6 ये पास है, BMBS के पास है, CA फाइनल के पास विंटर 2019 CA फाइनल यार, ठीक है, 7 सवाल हो गए आपके पास, 8 सवाल, स्टडी टेक्स्ट भी आ गई, ठीक है, ऑटम 22 और स्प्रिंग 22 ऐड किया, कैसा तामजद यार, वो मसला नहीं है, मसला ये है कि आप अपना करो, कई मसला आता है, मैं अवेलेबल हूँ, स्टडी टेक्स्ट भी आ गई, 9 10, देखें 10 सवाल है और पीछे सोल्यूशन भी अवेलेबल है यार इनके, कहाँ पे वो अभी नहीं है, वहां पे पीछे मैंने सोल्यूशन का पूरा सेगमेंट बनाया है किताब में, ठीक है, बुक के। अच्छा, आप मुझसे कोई भी क्वेरी होती है नंबर नोट कर लें मेरा, एडमिन से भी मैं आपको कनेक्ट करा दूंगा, नंबर नोट कर लें, किसी की कोई क्वेरी हो पूछो, मुझसे पूछ सकते हैं। तो मेरी बात समझ आ रही है कि आपने हर टॉपिक के एंड में, सिर्फ ये इसमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में नहीं है, आप देखेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में नहीं है, और अब तो एमसीक्यूज भी आ गए, स्वॉट एनालिसिस में भी है, ये देखें स्वॉट एनालिसिस में भी है, ये देखें 8 केस स्टडी क्वेश्चन है, 8 केस स्टडी क्वेश्चन है यार, मजाक है, 8 केस स्टडी बहुत होते हैं, अगर आपने इसकी रिटन प्रैक्टिस कर ली बिल्कुल ओन वर्डिंग यूज कर सकते हैं, मगर मतलब चेंज नहीं हो जाना चाहिए, ऐसा मतलब चेंज नहीं हो जाना चाहिए। और फिर इसके बाद ये देखें सोल्यूशन भी अवेलेबल, फिर आप देखें पेस्टल 1 आ गया, तो इसमें भी मैंने कुछ सवाल रखे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? तो यार ये अगेन आपने जो है ना छोड़ना नहीं है यार, छोड़ना नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डोंट टेक इट इजी, ठीक है। इसी तरह बजटिंग में देखेंगे ना इस बार, ये देखें बजटिंग में टाइम वैल्यू ऑफ, ये देखें एमसीक्यू डाले हमने, ये देखें 10 एमसीक्यू डालिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी में देख रहे हैं, ये हर टॉपिक में मौजूद है, जो नई किताब आई है उसमें हर टॉपिक मौजूद है, की भी मौजूद है कि एमसीक्यू के आंसर क्या है वो भी वही मौजूद है, आपको परेशानी की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम वापस आते हैं, हम क्या कह रहे थे
तो यार आपने प्लीज देखें, थ्योरी के लिए मैंने आपको बताया ना कि कॉन्सेप्ट लें पहले आप मुझसे, कॉन्सेप्ट के ब्लाइंड रट्टा नहीं मारे प्लीज यार। ब्लाइंड सबसे इंपॉर्टेंट काम है, पहले कॉन्सेप्ट तो लें, समझ तो लें पहले, अंडरस्टैंड तो करें पहले आप, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको वापस पढ़ने का इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करेंगे, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को कहीं लिखेंगे, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, अच्छा कितने लोग हैं जिन्होंने रिटन प्रैक्टिस क्वेश्चन की, सारे क्वेश्चन की थी? क्या आपने थ्योरी के क्वेश्चंस की, सारे क्वेश्चन की रिटन प्रैक्टिस की थी, या रैंडम एक दो क्वेश्चन कर लिया था टॉपिक? क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि हमने रिटन प्रैक्टिस की थी, मैं बात कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन की थी लिख के। हाँ जितने भी नजर आ रहे हैं 10 के 10 या वो, नहीं नहीं की तो यार ये करनी पड़ेगी, रैंडम नहीं करे ना, रैंडम नहीं करे चंदा, रैंडम ना करे। ठीक है, बात समझ आई? यार मैं एमसीक्यूज अवेलेबल कर दूंगा बाकी लोगों के लिए, नई किताब में तो अवेलेबल है, नई किताब अवेलेबल क्या कहते हैं स्टूडेंट के लिए, बाकी पुराने स्टूडेंट के लिए मैं इंशाल्लाह इस पे 2 हफ्ते 3 हफ्ते में कंपाइलेशन कर लूंगा इसकी। अच्छा अब मेरा एक सवाल है, फिर उसके बाद ये सारे काम कर लिए फिर क्या करें? ये सारे काम कर लिए फिर क्या करें? फिर क्या करें? फिर आप रिवाइज करें फॉर टेस्ट एंड गिव टेस्ट प्लीज यार, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज के अलावा चेंजेस बुक में है, यस, उसके अलावा मैंने ऑटम बाई स्प्रिंग बाइस के पेपर डाल दिए, ऑटम बाई और स्प्रिंग बाइस के पेपर डाल दिए, रिसेंट टाइम डाल दिया एमएफए की, ताकि आपको परेशानी ना हो, कहीं आपको जाना ना पड़े। ठीक है, डन है, ये क्लियर है बात हमें? तो यार ये कहीं नोट करना है तो नोट कर लो, थ्योरी कैसे लेके चलनी है, पॉसिबल रीजन क्या है पास ना होने के, चैलेंजेस क्या होते हैं, चाहो तो नोट कर लो यार, ताकि पहले दिन से बताओ, जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं एमएफए उनके लिए भी बहुत यूजफुल सेशन है, ताकि आपको आज ही पता चल जाए कि व्हाट वेंट रॉन्ग, प्रॉब्लम क्या आ रहा है। कैलकुलेशन के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन के लिए आपको पता है, रिटन प्रैक्टिस करनी है, गलतियां नोट करनी है, गलतियों का लॉग बनाना है, गलतियों का रजिस्टर बनाना है, मगर थ्योरी की प्लीज रिटन प्रैक्टिस करिएगा। आप नहीं करेंगे फंस जाएंगे, नहीं करेंगे प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं करेंगे ये गलत हो जाएगा हमारे से, हमारे अपने साथ गलत हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? इसको नोट करें। कोई सवाल है पूछे, फिर मैं स्टडी अप्रोच बताने जा रहा हूँ कि हमारी स्टडी अप्रोच क्या होनी चाहिए। स्टडी अप्रोच पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल एरिया से। प्रैक्टिकल एरिया से, अच्छा ये थ्योरी की तो हमने स्टडी अप्रोच सीख ली ना, अब हम प्रैक्टिकल एरिया की बात कर लेते हैं। इसके एडी पर 2 ही है एक्सरसाइज, मसला यही है, 2 से ज्यादा है ही नहीं, 2 करने पड़ेंगे बिल्कुल। इसके लिए स्टडी अप्रोच फॉर, मैं प्रैक्टिकल एरिया की बात करने जा रहा हूँ, थ्योरी एरिया की बात हो गई, प्रैक्टिकल एरिया की स्टडी अप्रोच ये है कि स्टार्ट विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स। पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा हर टॉपिक का, चाहे बजटिंग हो, टाइम वैल्यू मनी हो, रेलेवेंट कॉस्टिंग का भी किसी को याद होगा, हमने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट लिया था अभी, बेसिक रेलेवेंट कॉस्टिंग को भी हमने याद है, बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, स्टार्ट विद बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देन उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व इजी इलस्ट्रेशंस, ये वही कॉस्टिंग वाली अप्रोच है प्रैक्टिकल के लिए। और उसके बाद हम करते हैं क्वालिटी क्वेश्चंस। क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहिए जाते हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल हाँ, वहां से हमने स्टार्ट किया था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई कैप पास, ये वही अप्रोच है जो कॉस्टिंग में फॉलो होती थी। आई कैप पॉसिबल कौन से बीएमबीएस के भी, जो पुराना बीएमबीएस था, और सी फैप के भी, सी फैप के भी। मजे की बात ये सारे के सारे हमारी किताबें मौजूद हैं, ये सारे के सारे पास हमारी किताबें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्याल से आई थिंक मुझे एमएफए थोड़ा मुश्किल लगता था पास करना, मगर अब मैं समझता हूँ जिस तरह के पेपर आ रहे हैं एमएफए भी आसान हो गया, मैं दोनों को आसान समझता हूँ। मुश्किल रहा नहीं, मुश्किल मिलेगा आपको जब एमएसए 2 पे जाएंगे, मुश्किल उसमें आगे के लिए रखी है। अभी तो आप ब्लेस्ड हैं यार, अभी तो इतना मसला है ही नहीं, अभी तो कोई बैड लक हो जाए तो अलग बात है, बैड लक हो जाए तो अलग बात है, मगर वैसे मैं बता दूं एग्जामिनर की नीयत नहीं है आपको रोकने की यार, एग्जामिनर की बिल्कुल नीयत नहीं है आपको रोकने की, एग्जामिनर चाहता है आप पास हो, सीरियसली स्पीकिंग। इस तरह का पेपर बना रहा है, इस तरह की चेकिंग हो रही है, इस तरह का रिजल्ट आ रहा है, इट इज क्लियरली इंडिकेटर कि यार अभी टाइम है, निकाल लो पेपर, अभी टाइम है, निकाल लो पेपर। नया पेपर है, इसलिए ज्यादा सख्ती नहीं की जा रही, हल्का हाथ रखा जा रहा है, मान लो ये बात। अगर कभी भी जाके हाथ सख्त हो सकता है, कभी भी जाके जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल, पासिंग रेशियो बहुत अच्छा है यार इसका, 46% इज नॉट अ जोक यार,
नॉट अ जोक, ठीक है। नोट करें इसको, बातों को, स्टडी अप्रोच को नोट करें। और ये सारी बातें करने के बाद क्या करेंगे, अगेन ये प्रैक्टिकल एरिया की बात हो रही है, जब ये सारी बातें हो जाएंगी तो आप एक रिवीजन करेंगे, टेस्ट देंगे। और इस बार टेस्ट नहीं देने वालों के साथ मैं क्या करने वाला हूँ पता है ना, जो लोग टेस्ट नहीं देंगे उनके साथ मैं क्या करने वाला हूँ, वही काम करने वाला हूँ जो मैंने इससे पहले कॉस्टिंग वालों के साथ किया था, स्प्रिंग 22 में एमएफए वालों के साथ भी किया था, कि पोर्टल बंद हो जाएगा, बिल्कुल बंद होगा इस बार पोर्टल। लास्ट डे में मैं थोड़ा लीनियंट हो गया, मैंने कहा यार सुधर जाओगे, मगर मुझे लग रहा है कि यार ये सख्ती करनी पड़ेगी, सख्ती करनी पड़ेगी, ये नहीं इस तरह से छोड़ा जा सकता आप लोगों को। बिल्कुल 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 पोर्टल ब्लॉकेज में मुझे जाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि यार लोग साइंस को सीरियसली ले रहे हैं। और देखिए रिजल्ट डे ना बड़ा हैवी होता है, मैंने पहले भी कहा जो लोग पास हो जाते हैं तो बात अलग है, जो पास नहीं होते हमारे लिए प्रॉब्लम होती है यार। इसे इसको नोट करें, मैं अजान के बाद बात करता हूँ और पोर्टल भी दिखाया था, अजान के बाद मैं पोर्टल भी दिखाया था, आपसे बात करता हूँ, रुक जाए अजान के बाद बात करते हैं, जाइएगा नहीं, जाइएगा। देखिए यार एक बात याद रखें, आप बोले कि यार मेरे दोस्त ने तो थ्योरी की थी, प्रैक्टिस नहीं की थी, रिटन उसका पेपर निकल गया। यार देखिए लक भी एक चीज होती है ना यार, और मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि यार ये आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एमएफए में, खास तौर पे जाया नहीं होगी इन्वेस्टमेंट यार, ये इन्वेस्टमेंट आपको आगे काम आएगी। मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा, मैं खुद बीएफडी पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं CFA3 अच्छा खासा पढ़ाता हूँ, MSA2 पढ़ाता हूँ, तो यार ये आपकी इन्वेस्टमेंट आपको काम ही आएगी। कोई सीए खुदा ना खासा छोड़ना थोड़ी, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो सीए करना है ना यार, ठीक है। तो डोंट टेक इट एज नेगेटिव, टेक इट एज इन्वेस्टमेंट यार, ये इन्वेस्टमेंट हो रही है टाइम की। अच्छा अब मैं ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक, इसमें स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। हमारी अप्रोच क्या होगी, हमारी अप्रोच ही होगी यार। अच्छा एक और चीज भाई देखें, एक बात ध्यान में रख लें, ये आप अगर हमारे पास इनरोल होते हैं तो आप खाली लेक्चर नहीं ले रहे, लेक्चर तो अल्लाह माफ करे आजकल यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे आपको। तो हमारा जो पैकेज है, कोर्स है, उसमें 4 चीजें कवर होती हैं। एक तो आपको जाहिर सी बात है ऑनलाइन एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है, तो बेसिक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, पूरा कोर्स मेरे हाथों से होगा, कोई शेयरिंग नहीं है, इवन क्यूटी एरिया भी मेरा ही है, ठीक है। ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड ऑन यूजर फ्रेंडली पोर्टल, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके पास सिर्फ लेक्चर्स के अलावा ये नहीं होगा, इंशाल्लाह 10 टेस्ट होंगे, लास्ट टाइम भी मेरे प्रॉपर्ली चेक करके वापस दिए जाएंगे। फिर इसके बाद सिर्फ यही नहीं, इसके बाद हमारा एक पीरियोडिक फॉलोअप होता है, हर 15-20 दिन बाद एक एडमिन मैसेज करता है, इन्होंने पहला टेस्ट दिया उनको वापस मिल भी गए, टेस्ट नहीं मिला है तो एडमिन को बोल दें, एडमिन ने सबको वैसे भेज दिए। पीरियोडिक फॉलोअप ऑन पेंडिंग लेक्चर, ये पेंडिंग लेक्चर एक जहर है, समझ रहे हैं। पेंडिंग लेक्चर की क्या नुकसान होता है, मैं इसमें एक बात भी कर लेता हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सेस टू टीचर और इंडिविजुअल क्वेरीज। आपकी कोई इंडिविजुअल क्वेरीज हैं, आप बिला झिझक मुझे व्हाट्सअप करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत आसान है, कुछ टाइम मैनेजमेंट हो जाती है और मैं क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। अभी पिछले 2-3 दिन में रिजल्ट था, उसकी वजह से क्वेरीज थोड़ी सी डिले हो रही थी, काफ़ी बल्क में लोग जो है वो डिस्कस कर रहे थे पेपर, मैं खुद भी इंटरेस्टेड था उनसे डिस्कस करने में कि कैप 3 कैप 6 में क्या रहा और ऑटम 22 में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह 24 आवर्स के अंदर मैक्सिमम जो है क्वेरीज आपकी रिस्पॉन्ड हो जाएंगी। तो आपको डायरेक्टली मतलब जिसे कहते हैं ना क्वेरीज के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली टीचर को जो है इनबॉक्स करेंगे और आपकी क्वेरी जो है इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड हो जाएगी। तो ये 4 चीज़ें हैं हमारे कोर्स में शामिल, ठीक है। पेंडिंग लेक्चर से नुकसान ये होता है कि लास्ट मंथ में 3 काम करने होते हैं। अच्छा आप में से कितने लोगों ने ये 3 काम किए थे मुझे बताइएगा। लास्ट मंथ में एक तो आपको करना होता है रिवीजन, फिर और क्या करना होता है लास्ट मंथ में, आपको रिवीजन करने के बाद ईयरली पेपर करने पड़ते हैं। अब एमएफए के ईयरली पेपर 3 हो गए हैं, 2 हो गए हैं, लास्ट टाइम एक ही था, ईयरली पेपर प्लस मॉडल पेपर ना, मॉडल पेपर भी था ना इसका। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट में एक और काम ये करना होता है, आपको डिफरेंट मॉक्स करने होते हैं और टेस्ट करने होते हैं। अगर कोई टेस्ट रहेगी किसी वजह से, वैसे तो आप टाइमली दें, वरना डिफरेंट मॉक्स और टेस्ट कर लें। अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये 3 काम करने के लिए आपको टाइम चाहिए नहीं चाहिए, जवाब दें। मैं बड़ा हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो कि मैंने अभी कॉस्टिंग की क्लास में भी यूज किया था इससे पहले, बड़ा हार्श वर्ड यूज कर रहा हूँ। क्या ये 3 काम करने के लिए आपको टाइम चाहिए, क्या चाहिए ना। अब आप अगर लास्ट मंथ में ये 3 काम नहीं करें और लास्ट मंथ में आप जो है पेंडिंग लेक्चर अपने कवर करें, तो मुझे बताएं ये 3 काम कब करेंगे। अगर आप पेंडिंग लेक्चर लास्ट मंथ में कवर कर रहे हैं तो मेरा सवाल ये है कि फिर ये 3 काम कहाँ जाएंगे, समझ रहे हैं। ये भी इशू है यार, जो क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का जिनको मसला आ रहा है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो ईयरली पेपर और मॉडल पेपर का टाइम लगा के देखें कि यार हो क्या रहा है, क्योंकि आईकैप ने बनाया ना, वो आईकैप का लेवल है। अब मैं जो जो मुश्किल डायलॉग है ना वो मैं ये बोल रहा हूँ कि यार अगर आपने ये काम आखिरी महीने में नहीं किया ना, ये काम करने तो हैं,
तो खुदा ना खासा ये काम आपको भाई नेक्स्ट अटेम्प्ट में करने पड़ जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर लास्ट मंथ में ये काम नहीं हुए, काम मैं वापस बता रहा हूँ, अच्छा क्वालिटी रिवीजन करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट के साथ पेपर सॉल्व करने होंगे, डिफरेंट मॉक्स और टेस्ट सॉल्व करने होंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप, अल्लाह माफ करे, सॉरी, यू आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। ये काम अगर आपने पेंडिंग लेक्चर से, क्या होगा, पेंडिंग लेक्चर से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज यार ये मैं कहूँगा कि अब आप जिन लोगों के जो गलतियां हुई हैं वो ना करें। जिनकी पहली अटेम्प्ट है वो ये सुन लें, कान खोल के सुन लें कि यार आपने ये लास्ट मंथ बचाना है इन कामों के लिए। और ये वाकई रिवीजन में टाइम लगता है। इसमें मैंने ऊपर बताया चैलेंजेस में कि रिवीजन करना आसान नहीं होता, ठीक है ना, रिवीजन करना आसान नहीं होता। अगर आपके टेस्ट वेस्ट दिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको सब चीज़ें याद होंगी, ज़्यादा आपका पुराना नहीं हुआ होगा, ठीक है ना, जो रिवाइज किया होगा। मगर अगर आपने बिल्कुल डायरेक्ट आखिरी महीने में उठाया, वो भी पेंडिंग लेक्चर कवर करने के बाद, अभी आज ही मेरी स्टूडेंट से बात हो रही, मैं नाम नहीं लूंगा स्टूडेंट का, आज ही मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, मैं नाम नहीं लूंगा, उस बंदे ने पहले एसीसी के पेपर दिए और आखिर के 3 महीने से पढ़ाई की। मैं उसको बोलता रहा कि यार चंदा देखो, उसने कहा नहीं मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। आज उसने मुझे अपना रिजल्ट बताया, 40 से मार्क्स है उसके। मुझे बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि इससे एक एसोसिएशन है, उसका कॉस्टिंग पहले टाइम में निकला था, हालांकि कॉस्टिंग वो बंदा बहुत परेशान था जब मेरे पास आया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह कॉस्टिंग वाला निकल गया। बट मतलब दुख हुआ ना मुझे यार कि यार एक बंदे ने अगर कॉस्टिंग निकाल दिया मुझसे पढ़ के। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी मिले माशाल्लाह बड़े महान, कुछ ऐसे चंद है कुछ कि उन्होंने एमएफए पास कर लिया, कॉस्टिंग 2-3 मार्क्स से रह गया। अनफॉर्चुनेटली मिक्स एंड मैच, यू डोंट नो आपकी जो है ना क्या कहते हैं कहाँ पे लक चल जाए। तो मगर मेरा पॉइंट ये है कि यार आप लास्ट मंथ में डिस्टर्बेंस ना करना, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं इस पे कि यार हम कवरेज कैसे करेंगे। और फिर मैं ऑटम वाइज का पेपर भी एक नजर दिखा देता हूँ। देखिए हमारा तरीकेकार ये होगा, अभी जो लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे, वो पोर्टल में मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो ये रहे लेक्चर्स। ये लेक्चर है थोड़े थोड़े से, हमने इसको थोड़ा ब्रेक करके रखा है ताकि परेशानी ना हो। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो गया हमारा, शॉर्ट एनालिसिस हो गया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल खुला हुआ भी है। आप में से कोई देखना चाहे तो डेमो देख सकता है, ये अवेलेबल है, ये लिंक है इसका डेमो का। आई थिंक वो ग्रुप पे आ जाता है, आप मुझे मैसेज भी कर देना अगर आपको लिंक चाहिए हो डेमो का, ठीक है। और लास्ट टाइम अल्लाह का शुक्र बहुत एडवांटेज हुआ है स्टूडेंट्स को कि भाई थ्योरी भी एक ही जगह हो रही थी, कैलकुलेशन भी एक जगह हो रही थी, क्यूटी भी एक जगह हो रही थी, तो फ्रीक्वेंसी का मसला नहीं है। एक ही टीचर है तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी पे मैच करना मसला नहीं है। तो शॉर्ट एनालिसिस आ गया, शॉर्ट के बाद फिर बजटिंग बेसिक्स, अभी बजटिंग आधे से भी कम हुआ, बेसिक वाला पार्ट अभी से बैकग्राउंड बनाया गया है बजटिंग का। और फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं बेसिक ऑफ कॉस्टिंग, टाइम वैल्यू मनी हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम वैल्यू मनी अच्छा खासा हमने क्वालिटी कर लिया। पेस्टल का छोटा सा पार्ट इंट्रो टीजर हुआ है, सही है। तो एडिशनल चीजें हमने जैसे आपको बताया था, अगर कोई फुल बोर्डर लेना चाहता है तो फुल एक्सेस भी ले सकता है। ये देखें फुल एक्सेस है, पूरा एक्सेस आखिर तक 26 आइडेंटिफाइंग एसेसिंग रिस्क तक सारे जिसे कहते हैं लेक्चर आपको मिल जाएंगे, सारे लेक्चर मिले। क्यूएम एरिया हमने ओपन किया हुआ है, ओपन फॉर ऑल है, ये पेपर से पहले हमने ओपन किया हुआ था। खैर, तो आपका कहने का मतलब है कि यार ये मैं बात ये कहूँगा कि आप कोशिश ये करें कि जो आपको सूट करता है वो ले लें, ठीक है, जो आपको सूट करता है वो ले लें पोर्टल। और नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह जो है वो नहीं, वो आप ऐसा होगा कि आपको परेशानी नहीं होगी, आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली पोर्टल 5 फोर्सेज होगा, थ्योरी का टॉपिक होगा, ठीक है, ग्रुप में अपडेट कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे से स्टार्ट होगा। तो आप लोग, और मैं टेस्ट का स्केड्यूल बनाने वाला हूँ, एक टेस्ट का स्केड्यूल आने वाला है। तो यार आप लोगों ने ये करना होगा कि जब टेस्ट का स्केड्यूल आएगा तो आपने उससे पहले पहले जो टेस्ट की डेट से पहले पहले वो टॉपिक कवर करने होंगे, ठीक है। यार वो अभी इसलिए तुम्हारे सामने ना ऐसा के रिजल्ट की वजह से क्लासेस नहीं हुई ना, रिजल्ट की वजह से जाहिर सी हम क्लासेस नहीं कर सकते थे क्योंकि लोग रिजल्ट में इन्वॉल्व थे। तो इस वजह से हमने थोड़ा सा उसको कंपनसेट करने के लिए किया। एमएफए का संडे को नहीं है, पहले एक टेस्ट हो चुका है एमएफए का, अब जो आगे टेस्ट होगा संडे तक मैं इंशाल्लाह प्लान बना दूंगा। और टेस्ट इतना बेहतरीन बनेगा, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल कम से कम रखेंगे। बुक के लिए आप, मैं आपको एडमिन से कनेक्ट करा दूंगा, आप नंबर नोट कर लें मेरा, ठीक है, नंबर नोट कर लें। बुक के लिए आप जो है ना ये कोई भी क्वेरी हो उसके अलावा मैं फिर आपको एडमिन से कनेक्ट करा दूंगा। जी बिल्कुल अपलोड होगी गौरव, बिल्कुल अपलोड होगी, ठीक है। कोई सवाल है आपका किसी से, कोई चीज भी नेचर का पूछे मुझसे, पेपर निकालना है मैंने आपको बताया, कोई भी सवाल पूछे फिर मैं ऑटम भाई से पेपर को दिखाता हूँ। न्यू क्वेश्चन टेस्ट में होंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल इस बार थोड़ा और चेंज किया जाएगा, बिल्कुल चेंज किया जाएगा, शफलिंग की जाएगी चीज़ों की। जी हाँ, कोई और सवाल नहीं? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो हमारा हो चुका है ना, वो रिकॉर्डिंग से कवर करना पड़ेगा। अभी मरियम असलम ऐसा कुछ हमारे पास सिस्टम नहीं है, खाली टेस्ट का भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट है खाली। अच्छा, हमारा तरीकेकार ये होगा, 2 लाइव क्लासेस होंगी, 2 लाइव क्लासेस होंगी इंशाल्लाह ट्यूसडे और थर्सडे को, इसी टाइम पे जो टाइम हमारा आज था। ट्यूसडे और थर्सडे को लाइव क्लासेस हुआ करेंगी। और उसके अलावा जो है ना 2 रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाए, 3 रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए जाए, ठीक है। हाँ, पोर्टर 5 फोर्सेज का नहीं, लाइव होगा, पोर्टर 5 फोर्सेज लाइव स्टार्ट होगा।
दो दो हमारी लाइव क्लासेस होंगी ट्यूजडे थर्सडे को, और 3 रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे हर हफ्ते। तो हर हफ्ते ये 5 आपका जो है ना हो जाएगा। जो रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे ये भी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग होगी, तो आप टेंशन ना लें, मेरी ज्यादा जिम्मेदारी है कि मैं आपको ऐसी कोई चीज नहीं दूंगी जो आपको समझ ना आए। और खुदा ना खाता किसी वजह से नहीं समझ आती तो आपके मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं और मैं व्हाट्सएप पे आपको इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा। तो ये आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर कोई वन साइडेड नहीं है। ये जिस तरह अभी लाइव क्लास हो रही है, लोगों से बातचीत हो रही है, लोगों के कमेंट वगैरह आ रहे हैं, मैं उनको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, बिल्कुल इसी लेवल पे जो है आपके पास ये रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे जो पिछले अटेम्प्ट के, क्योंकि एमएफए इतना पुराना नहीं, अभी तो हुआ है एमएफए को 1-2 अटेम्प्ट, तो वो वाले लेक्चर जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बजटिंग हमारा आधा हो चुका है हमारा, बाकी बजटिंग इंशाल्लाह कुछ टाइम में स्टार्ट हो जाएगा। हम पहले टाइम देंगे, जो लोग हमें रिजल्ट के बाद ज्वाइन करें उनको हम टाइम देंगे कि भाई बजटिंग आप पार्ट 1 2 हफ्ते तक लेट से कवर कर लो। फिर जब वो कवर कर लेंगे 2 हफ्ते तक, तो फिर हम उसके बाद जो है ना इसका टेस्ट रखेंगे, सॉरी इसका टेस्ट रखेंगे और फिर बजटिंग 2 स्टार्ट करेंगे उसके बाद इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा ऑटम का पेपर जल्दी से देख लेते हैं, टाइम कम है यार, नमाज का भी टाइम हो रहा है यार। ये पेपर आया था सिर्फ 15 एमसीक्यूज आए थे। एमसीक्यूज के लिए हमने आपको बता दिया कि हम अपनी किताब में ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, जो है ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं। और क्या नाम है, इसके बाद क्वेश्चन 2 आया था, ये था पेस्टल से। अच्छा ये पेस्टल से सवाल था, थोड़ा सा मैं कहूँगा यस, इसमें जो है ना आपको आउट ऑफ द वे कुछ चीजें लगानी थी, मगर इसका 8 मार्क का सवाल था, तो बड़ा सवाल नहीं था। 8 मार्क ठीक है, इट्स वेरी प्रोमिनेंट, बट मैं कहूँगा बहुत ज्यादा इसका लंबा चौड़ा सोल्यूशन नहीं था। तो इसमें काफी जिसे कहते हैं ना कि स्कोर किया जा सकता ना मेरे हिसाब से। तो सवाल में बस यही था कि प्रैक्टिकल सवाल था कि अगर ऑटोमोबाइल पे नुकसान हो रहा है, ऑटोमोबाइल तो इसके और क्या चांसेस हैं। ये हमने पढ़ा लीगल पे हमने एक चीज पढ़ी है, और पेस्टल में एक चीज होती है लीगल। तो लीगल के अंदर कुछ बातें यहाँ पे जो है ना ऐसी थी जो यहाँ पे अप्लाई करनी थी, ट्रेड एसोसिएशन वगैरह की बातें हमने की थी। लीगल और पॉलिटिकल से समझे मिलके आ रहा है, पॉलिटिकल तो नहीं मैं कहूँगा, इसको लीगल साइड पे आप थोड़ा सा इसको ले जा सकते हो। अच्छा नहीं देखिए, रट्टा मैंने आपको पहले ही बताया कि रट्टा जो, हाँ बिल्कुल बुक में गिवन है, तो क्या बात है जी, बुक में गिवन है। मगर वैसे मैं बताऊंगा, देखिए रट्टा मारने के लिए भी ना पहले आपको समझने की जरूरत होगी, जो मैंने पहले कहा था, आप डायरेक्ट ब्लाइंड रिटर्न नहीं लगाए। अच्छा ये टक्कर 5 क्वेश्चन आए थे 6 मार्क के, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं था। टक्कर इज इट लीगल, इज इट प्रॉफिटेबल, सही है ना, ये सारी कहानी 5 सवाल करता है टक्कर हमसे कि ये क्या ये सही है, क्या ये प्रॉफिटेबल है, क्या ये लीगल है, क्या ये राइट है। तो ये अगेन उसकी बेस पे आपको जवाब देना था। थ्योरी यार मैं बताऊँ सीरियसली इतनी मुश्किल मुझे लगी नहीं है। ठीक है, सवाल में थोड़ा सा आपको लगा, मगर ये भी मैं शायद बुक में जो है ना ऑलरेडी चीजें लिखी हुई। फिर ये वैल्यू चेन एनालिसिस, अगेन वैल्यू चेन आने का था क्योंकि मैं काफी टाइम से कह रहा था कि वन ऑफ द प्रोमिनेंट टॉपिक है, ये सीए फाइनल में काफी बार आता है। तो वैल्यू चेन का 13 मार्क का सवाल है। ठीक है, अगेन मैं कहूंगा कि अगर कि कोई वैल्यू चेन पढ़ के गया था ना, तो उसके लिए सवाल इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाए, ये आपका अल्लाह भला करे लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल 6 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क। तो मेरे ख्याल से यार आई थिंक हम कर सकते थे। फिर एनपीवी आ गया, एनपीवी करने का एक सवाल लाजमी आएगा, ये आप अभी से ध्यान में रख लें, एनपीवी का एक सवाल लाजमी आएगा, लाजमी। ठीक है ना। फिर बजटिंग है, बजटिंग मैंने आपको बता दिया, ये रिपीट था विंटर 2008 का। एंड लास्ट फिर इसके बाद फॉरेक्स का मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। इसमें टिक्स की वजह से लोग परेशान हुए, लेकिन टिक्स के बगैर भी सवाल हो जाता है, एंड लास्ट बैक। तो यार अगेन मैं कहूंगा कि यार हिम्मत करें, परेशानी की बात नहीं है, हिम्मत करें, पेपर इंशाल्लाह निकलेगा। और कोई क्वेरी होती है मेरे नंबर मौजूद है। और एक मोटिवेशन के साथ ये कि चलो जी के जो हुआ सो हुआ, मगर अब आप समझो एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो आपको आगे हेल्प करेगी। ठीक है ना, एनपीवी इजी था ना, देखो एनपीवी इजी था। खैर यहीं तक रखते हैं, कोई क्वेरी मुझसे पूछ लीजिएगा, नमाज का भी टाइम हो गया है, तो ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट दुआ जरूर करिएगा अपने लिए। ठीक है, अल्लाह बेहतर करे सबके लिए, सबको कामयाब फरमाए, आमीन सुम्मा।